का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत बार नाम सुना हुआ है, बहुत बार। हम अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको जब हार्ट अटैक पढ़ाया, इस्चेमिक हार्ट डिसीज पढ़ाया, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बोला। क्योंकि जो हमारा इस्चेमिक हार्ट डिसीज, जो हमको हार्ट अटैक आ रहा था, उसका मेन कॉज ही क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस था। उसका मेन कॉज क्या था? यही तो था, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उसका मेन कॉज था हार्ट अटैक का। जब हमने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब जब मैं एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग हटाना, तो उसके हमने दो ट्रीटमेंट भी पढ़े थे। एक हमने एंजियोप्लास्टी के थ्रू पढ़ा था, और एक हमने किसके थ्रू पढ़ा था? बाईपास सर्जरी पढ़ी थी। तो ये दोनों हमने पढ़े थे, याद आ रहे हैं? अब ये समझ लेना कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन जो डिसीजेस को एसोसिएट करती है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस तो कोई एक वो नहीं है कि पर्टिकुलर खुद में कोई डिसीज हो, वो एक कंडीशन होती है। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि वो कोई बॉडी में एक एनोमली क्रिएट कर देगी, है ना, कि बॉडी में कोई प्लेग बन जाएगा, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। खुद में कोई डिसीज नहीं है, मगर उसकी वजह से बहुत सारी, जैसे मोस्ट कॉमन जो हार्ट अटैक तो जब होगा जब वो पर्टिकुलर हार्ट की, यानी जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, उसमें बनना स्टार्ट हो जाए। तो आप ये समझ लो, आज जो हमारा चैप्टर है, ऐसा लगेगा कि 50% तो रिवीजन चल रहा है और 50% हमारा न्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी और बाईपास ये सब आपने पढ़ के रखा है, तो आप ट्रीटमेंट करा, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिवीजन चल रहा है। नहीं पढ़ा है तो बाकी तो हम उसको पूरा कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत आज ऐसा लगेगा कि रिवीजन सा चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको समझ के बहुत अच्छे से आ चुके हैं क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड कहां से आया? ये आया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से ये दो वर्ड बने हैं। एथिरो का मतलब होता है ग्रीक में पेस्ट, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस। क्या मतलब होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस हम समझते हैं कि कहां होता है? आर्टरी में होता है। कहां होता है? आर्टरी में होता है। दो वर्ड होते हैं, एक याद रखना, एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दोनों एक ही हैं, एक नहीं होते। मैं आपको फिर बता रहा हूं। आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक ब्रॉड टर्म को बोलते हैं, जहां पर पूरी आपकी आर्टरी अफेक्ट हो गई। एथेरोस्क्लेरोसिस का एक कंडीशन है जो आर्टरी को ब्लॉक करेगा, प्लेग बनाएगा। हम समझेंगे प्लेग क्या बनता है? प्लेग बनता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट होने लग जाते हैं आर्टरी के अंदर, जो क्या फॉर्मेशन करते हैं? प्लेग को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो आर्टरी अफेक्ट होती है, उसकी वजह से आर्टरी में अफेक्ट क्या होगा सर? उसकी वजह से आर्टरी नैरो होगी। आर्टरी में जो फ्लड, कैसे जो फ्लूइड, जो ब्लड बह रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो रुकने लग जाएगा, नैरो हो जाएगी। जब वो नैरो होना हो जाती है तो उसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस को इंटरचेंजेबली बोल देते तो वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है। मगर आप ये अगर ये लिख के आओगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन विच इंक्लूडेड इन द आर्टरियोस्क्लेरोसिस, है ना। आर्टरियोस्क्लेरोसिस इज अ ब्रॉड वर्ड, इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस आ रहा है। बल्कि बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता। बस ये होता है कि उसके अंदर आ गया, क्योंकि जब पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, फिर जब वो एक क्रोनिक लेवल पर हो जाता है। देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस तो आप ये भी बोलोगे कि थोड़ा सा भी 10% प्लेग भी बन जाए, तब भी उसे एथेरोस्क्लेरोसिस ही बोलोगे। 20% बन जाए तभी एथेरोस्क्लेरोसिस ही बोलोगे। मगर इतना प्लेग बन गया कि वो आपकी आर्टरी को नैरो करना स्टार्ट कर दिया। नैरो करने का मतलब कि उसकी वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। 10% में क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी? नॉर्मल है, कहो आप में, हमारे में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाए, क्या कॉम्प्लिकेशन हम सब बात करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो गई, तब उस एथेरो को तब हम बोल देते हैं कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी आर्टरी के अंदर प्लेग बनना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, दोनों में कोई अंतर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं एक आपको एडवांस लेवल का बता रहा हूं। जनरली हमको बराबर ही बता देते हैं ना। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा एडवांस लेवल का बता रहा हूं कि जब दो नए वर्ड दिए हैं तो दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि अंतर है दोनों में, ठीक है ना। दो वर्ड है तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट है। तो मैं बिल्कुल माइन्यूट भी आपको बताऊंगा। ये एक ओवरऑल के लिए बोल दिया, जहां अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया तो आर्टरी बोल देते हैं। आर्टरी का मतलब होता है आर्टरी, प्रॉपर आर्टरी। जब प्रॉपर आर्टरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर आर्टरी क्या होने लगी? नैरो होने लगी। और एथेरो का मतलब होता है वहां पर पेस्ट, और किस वजह से, कैसे, क्या, उसको हम डीप में समझना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जब व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टरियोस्क्लेरोसिस, देन वी कॉल्ड एज इट इज अ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी विच नैरो दी, क्या, एरिया, विच नैरो दी एरिया ऑफ द आर्टरी। उससे क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होगा। देन वी कंडीशन कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, उसको आर्टरियो बोलते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में एथेरो आए आर्टरी हुआ, एक ही चीज है, एक ही लिख के आओगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने बताया वो आपके अपने लेवल के लिए बता दिया है।
इस लेवल को, ये जो ज्ञान है आपके लिए पर्सनल, इसको कहीं लगा के नहीं आना। चाहो तो लिख सकते हो एक एक दो लाइन में, चाहे एट्रियो लिखो चाहे एथिरो लिखो, बस, है ना। बाकी ये पूरा सब कुछ सेम ही है। बस ऐसा बोल देते कि एथिरो का थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट हो जाता है जहां पर आर्टरी नैरो होना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं जब इसकी डेफिनेशन बोलूंगा तो मालूम क्या बोलूंगा कि जो आपका अगर जब मैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोलता हूं ना, अथीरो अथीरो, तब इसको आप पर्टिकुलर क्या बोलोगे, इट इज नॉट अ डिसीज। एथेरोस्क्लेरोसिस कोई डिसीज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो तो एक तरीके से प्लेग बनना स्टार्ट हुआ। मगर मैं बोल दूं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, तब आप बोल दो कि सर ये डिसीज हो गई। समझ पा रहे हो मेरी मेरी लैंग्वेज को? समझना, जब मैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोल रहा हूं मैं उसको कोई डिसीज नहीं बोलूंगा। सर क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वहां पर प्लेग बनना स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। जब तक किसी भी चीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हम उसे डिसीज नहीं बोलते। हमारे अंदर हजारों प्रॉब्लम है, हमारे अंदर हजारों बैक्टीरिया रन कर रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को बोलते हैं कि हमें डिसीज है, हमें बीमारी है? हम कब बोलते हैं कि हमें कोई बीमारी है? हम जब बोलते हैं जब उसके हमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे अंदर नजर आती हैं। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस के स्पेशली आगे लगाया जाता है इट इज अ डिसीज, ठीक है ना। और एथेरोस्क्लेरोसिस के आगे भी लोग डिसीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज लिखा होगा, लेकिन मैं स्पेशली बता रहा हूं एथेरोस्क्लेरोसिस को भी डिसीज लिख के आओगे तो वो गलत नहीं है। मगर एक एडवांसमेंट के लेवल पे बता रहा हूं कि स्पेशली आर्टरियोस्क्लेरोसिस के आगे डिसीज लगाया करो। बल्कि जब नोट्स पढ़ेंगे इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज लिखा होगा, अभी नेक्स्ट लाइन लिखी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एथेरो पढ़ रहे हैं, आर्टरियो वर्ड पूरे में कहीं आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। आपके सिलेबस में आर्टरियो वर्ड कहीं होगा ही नहीं, सब जगह अथीरो 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 होगा। मगर आर्टरियो जब एक एडवांसमेंट का लेवल आता है, जब आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे सब कुछ करोगे, तो वहां अथीरो नहीं, वहां आर्टरियो दिया जाएगा। तब कंफ्यूजन नहीं होना कि कहीं अलग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो बिल्कुल अलग नहीं है, बस उसकी एक थोड़ी सी एडवांस फॉर्मेट है। बाकी जहां सब कुछ उसको एक ही लगे पर देखते हैं। अथीरो के आगे भी आगे आप देखना, अभी पहली लाइन ही डिसीज लिखी होगी। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने अपनी बात बोली उसी को मैं गलत बता दूंगा, गलत बताऊंगा कि मैंने बोला देखो एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, मैं बस आपको एक एडवांसमेंट का बता रहा हूं कि जनरली आर्टरियो का है दोनों डिसीज, लेकिन आर्टरियो को थोड़ा सा एडवांसमेंट के लेवल पर मैं आपको बता देता। बाकी यहाँ पर कहीं भी आर्टरियो वर्ड नहीं आएगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे तो डिफरेंस याद रखना है। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस का इट इज अ डिसीज ऑफ आर्टरी। किसकी किसकी है? इट इज अ डिसीज ऑफ आर्टरी। यहां डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं बता रहा हूं मन से, क्या इट इज अ डिसीज ऑफ आर्टरी एसोसिएटेड विद हार्डनिंग। आपकी आर्टरी कैसी होगी? हार्ड होगी, थिक होगी, एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल ऑफ द वेसल्स, इन द वॉल ऑफ द वेसल्स। क्यों? क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच कॉज नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ आर्टरी। ये मैंने क्या ओवरऑल बात बोली? कुछ नहीं बोला, इसको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, फिर वही बात बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये नॉर्मल आपकी आर्टरी की वॉल है, ये नॉर्मल आपकी आर्टरी की वॉल है। क्या होगा इसमें? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इस आर्टरी में क्या होगा? इट इज द डिसीज ऑफ आर्टरी एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग एंड थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल। ये जो आर्टरी की ये वॉल है ना, वॉल ये छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, और ये हम पढ़ चुके हैं। इन सेल्स की एक क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है? ये बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी इन नेचर होते हैं। ये इजीली क्या कर जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, इजीली रिलैक्स कर जाते हैं। सबसे पहले इनकी ये ही वॉल डैमेज होगी, सबसे पहले ये वॉल डैमेज होती है, ठीक है। जैसे ये वॉल डैमेज हुई, कैसे होंगी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि यही वॉल डैमेज होगी। तो वॉल डैमेज होगी तो क्या होगा? जो सेल्स है वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही सेल डिसफंक्शन होंगे तो सेल्स के काम क्या? इलास्टिसिटी को देना, तो वो इलास्टिसिटी हो जाएगी लूज। इसलिए मैंने कहा एसोसिएटेड विद हार्डनिंग, थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन दी वॉल। अब वो सेल डिसफंक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा? वहां पर उस डिसफंक्शन की वजह से वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल आपके नॉर्मली ब्लड में ट्रेवल करता है वो वहां पर क्या होने लग जाएगा? एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? उसकी मैं अभी बताता हूं, ठीक है। और वो क्या करेगा? जैसे ही यहां पर एक कोलेस्ट्रॉल अटैच हो गया तो वो क्या बनाने लग जाएगा? प्लेग, इस तरीके से। और प्लेग बनाकर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया आपका जो ब्लड जो अभी पहले यहां पर इतना बड़ा था इस आर्टरी का, वो अब नैरो हो जाएगी। यानी 100 ml ब्लड नहीं जाता था, वो अब आगे 50 ml ही जा पाएगा, मगर प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज अगर जो हम इसको डीबीटी में पढ़ के आए, वहां वेन्स के अंदर पढ़ा था, यहाँ आर्टरी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 100 mg था तो यहाँ 150 mg हो जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फिजिक्स का रूल है।
जब भी हम किसी का सरफेस एरिया घटाएंगे तो प्रेशर डेवलप होता है ना। इसको हम बहुत बार एग्जांपल के तौर पे समझ चुके हैं। जो हमारे गार्डनर्स गार्डनिंग करते हैं, जो पाइप्स यूज करते हैं, नॉर्मली हम उसको थंब से क्लोज करके क्या कर देते हैं, एरिया को शॉर्ट करके प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे हम अच्छे से पूरा गार्डनिंग सब जगह पानी दे सकें, है ना, सारे प्लांट्स को। तो जो वही फिजिक्स यहाँ होती है कि यहाँ भी एरिया शॉर्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता है, और वही प्रेशर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। क्या है ना, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सब हम आगे समझते चलेंगे। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया कि एथेरोस्क्लेरोसिस अ डिसीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी, ये आर्टरीज की डिसीज है, ठीक है। इससे पहले हम जो डीबीटी वगैरह पढ़ के आए थे वो वेन्स की डिसीज थी, ठीक है ना। हमने कहा था ना कि उनका करके हम डिफरेंस देखते चलेंगे। तो वो वेन्स की डिसीज थी, आर्टरी की डिसीज होती है। उसमें ब्लड क्लॉट बनते हैं, उसमें ब्लड के क्लॉट बनते थे। इसमें ब्लड के क्लॉट नहीं बनेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल के इसमें प्लेग बनेगा। इसमें थ्रोम्बस बनता था ना, क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनते थे। इसमें प्लेग वर्ड यूज करा करेंगे कि प्लेग बना करेंगे। वो प्लेग किसके होंगे आगे समझते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या मतलब? एंडोथेलियल डिसफंक्शन का मतलब, एंडोथेलियल डिसफंक्शन का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी है, इसकी जो वॉल है एंडोथेलियल, ये वॉल, ये सबसे पहले डिस्टर्ब होगी। ये कैसे होगी, उसके रीजंस क्या, हम उनको बात करेंगे। देखो ऐसा नहीं होता नॉर्मली। आप एक बात बताओ, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है क्या? सबके अंदर है। हम दिन भर इतना कुछ खाते हैं। हम तो एक बात बताओ, अब एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत इतना कॉमन आंसर पूछ रहा हूं। जब अभी जंक फूड ज्यादा खाते हो कि जब आपके घर पे जो आपके फादर हैं या फिर जो आपके दादाजी वगैरह हैं, दादी हैं, वो ज्यादा खाते हैं? बहुत कॉमन एग्जांपल है कि सर हम खाते हैं, हम दिन भर पिज्जा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, हम इतने जंक फूड खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा, उनसे तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम उन्हीं को आती है। वो थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमें हो नहीं रही। ऐसा क्यों सर? दिमाग लगाओ ना। अगर ये प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से ही होती सिर्फ, तो कोलेस्ट्रॉल तो हम उनसे ज्यादा खा रहे हैं, पर डे खा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा खा रहे हैं। वो जितना एक महीने में खाते हैं उतना हम एक एक दिन में खा जाते हैं, बर्गर पिज्जा सब लगा हुआ है। फिर हमें क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन ही यही है। उसका रीजन है कि हमारी जो एंडोथेलियल वॉल है, जो हमारी आर्टरी की वॉल है, ये नॉर्मल है। जब तक हमारी आर्टरी की वॉल नॉर्मल है, तब तक कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरी की वॉल से अटैच नहीं हो पाएगा। हमारी आर्टरी की वॉल को डैमेज होना ही पड़ेगा, आर्टरी की वॉल को डिस्फंक्शन, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होना ही पड़ेगा। जब वो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा, जब वो सेल्स क्या होंगे, डिस्फंक्शन होंगे, तब वहां पर क्या बनेगा, स्पेस। और तब जो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली, जो कोलेस्ट्रॉल ये जो ट्रेवल कर रहा है आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में भी कर रहा है, तब उसको जगह मिलेगी अटैच होने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप बनता है वो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन ही बनता है। और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता कैसे है? बहुत सारे रीजंस। एज में क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। एज के साथ हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे एज के साथ क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है कि जो आर्टरी की वॉल्स होती है, जो उसके सेल्स होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी एज के साथ लूज होने लग जाती है। पूरी बॉडी की होती है उनकी, क्योंकि उनकी बॉडी में एज के साथ क्या होता है, सेल्स के जो फंक्शंस है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, प्रॉपर काम नहीं करते। तो वही यही हमारे को देखने को मिलता है। तो हमारे जो नॉर्मली क्या है, सेल्स हैं जो हमारे, वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। जब प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो उनकी इलास्टिसिटी होगी लूज, और इलास्टिसिटी लूज होने का ही मतलब क्या है कि एंडोथेलियल का डिस्फंक्शन। और यही कोलेस्ट्रॉल को मौका मिल जाता है यहाँ चिपकने का, अटैच होने का। अब माइंड में डाउट आएगा, सर सेल डिस्फंक्शन हो रहा है तो अटैच कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये इनके बीच में स्पेस क्रिएट होने लग जाता है। जो सेल्स है ना, वो डिस्फंक्शन होने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर खुल नहीं पा रहा है, प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है, तो उनमें स्पेस मिलने लग जाता है उनसे अटैच होने की। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, अगर सेल्स प्रॉपर क्या करेंगे, साइज में बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, तो उनसे कोई भी चीज अटैच होगी ना तो वो इजीली निकल जाएगी। मगर सेल्स बड़े छोटे ना होकर एक ही साइज में रहने लग जाए, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही उनसे अटैच होगा तो वो चिपका हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल बंद चालू ही नहीं हो रहे, है ना। कॉन्सेंट्रेट क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेट और रिलैक्स, मतलब क्या होता है, रिलैक्स या फिर क्या नहीं कर रहा, जो एकदम कंसेंट्रेट होते हैं ना, एकदम अपने तरीके से पूरा रिलैक्स और होल्ड नहीं कर रहे, है ना, रिलैक्स और होल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मली एक ही शेप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या कोलेस्ट्रॉल को मौका मिल जाता है, लिपिड्स को जो नॉर्मली हमारे होते हैं वो स्टिक करना वहां पर स्टार्ट कर जाते हैं। यानी जो पहला गोल है वो एंडोथेलियल का डिस्फंक्शन ही होना पड़ेगा। इस वजह से इसलिए हमेशा बेसिक पे दिमाग लगाया करो, कभी सोचा करो कि हमारे एज के साथ, क्योंकि हम तो उनसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और वो तो बेचारे कुछ भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी क्यों उनको साथ हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है।
तो पहला रीजन एजिंग समझ आ गई। एजिंग के साथ इसी वजह से क्या होता है, उनकी वॉल्स की आर्टरी का जो क्या होता है, इलास्टिसिटी लूज होती है, और इसी वजह से आपने, और इसकी वजह से मैंने आपको एक रीजन भी बताया था कि इलास्टिसिटी लूज होगी तो क्या होगा कि जो आर्टरी की वेसल्स है वो कैसी होने लग जाएंगी, नैरो होने लग जाएंगी, उनका एरिया कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाएगी, नैरो लूज हो जाएगी, और जो ब्लड यहां पर फ्लो कर रहा था वो जो यहां पर ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसकी क्या होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने अभी बात कर चुके हैं, सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जितना सरफेस एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए एज के साथ बीपी बढ़ती चली जाती है। कोई आपसे पूछे कि भैया एज के साथ क्यों बीपी बढ़ती है, लोग पूरी दुनिया बोलती तो है बीपी बढ़ती है, मगर बढ़ती क्यों है, यही रीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल्स डिसफंक्शन हो रहे हैं, क्लोज आ रही है, और जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा तो एज के साथ बीपी बढ़ती चली जाती है। और वहीं जब आप जितने छोटे होते हो, जितने अभी जो बच्चे होते हैं, उनकी बीपी कम होती है, नॉर्मल रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रॉपर जो सेल्स है वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर जिस जो साइज था उसी साइज में है, मगर इनका कंसंट्रेट कर रहा है। क्लियर? तो पहला एज का सबसे बड़ा पॉइंट हमें क्लियर हो गया अभी एथेरोस्क्लेरोसिस का। ठीक है, दूसरा बड़ा, और भी सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और क्या क्या हो सकता है, जैसे और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन की। स्मोकिंग, स्मोकिंग पढ़ोगे, स्मोकिंग क्या करेगी सर, कि स्मोकिंग कुछ नहीं करती, स्मोकिंग भी यही करती है सेम। अब आप बोलते हो ना कि सिगरेट पीने से क्या होता है, कभी भी याद रखना, किसी भी डिसीज में, किसी भी डिसीज में कभी ये मत लिख के आना कि अवॉइड ऑफ स्मोकिंग एंड अवॉइड ऑफ एल्कोहल, गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिटर्न अवॉइड ऑफ स्मोकिंग बट लिमिट एल्कोहल। एल्कोहल कभी बंद नहीं कराई जाती, एल्कोहल हमेशा लिमिट कराई जाती है, विद इन अ लिमिट। एल्कोहल आपके लिए बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, ये नहीं मत कहना कि सर ने बोला तो आज शाम को लेके बैठ जाओ काजू के साथ, ठीक है ना, ऐसा मत करना। ये लिखा हुआ है साइंटिफिकली है कि विद इन लिमिटेड क्वांटिटी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो कभी भी किसी भी डिसीज में, किसी भी चीज में कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि अल्कोहल को अवॉइड करो, हमेशा लिखा जाता है कि अल्कोहल को लिमिट करो। लेकिन स्मोक को हमेशा लिखा जाता है अवॉइड करो, क्योंकि ये थोड़ी भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हर लेवल पे। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम पूरी बॉडी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, यही करती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन, और निकोटीन यही करता है कि हमारे सेल्स से अटैच होकर उसको डिसफंक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी उनकी इलास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देता है। वही सेम चीज क्या करता है, किसी को डायबिटीज है तो उनमें क्यों हो जाती है, डायबिटीज में भी वॉल डैमेज होने लग जाती है। इसलिए आपने पढ़ा कि डायबिटीज से बहुत ज्यादा होते हैं हार्ट अटैक, आपने हार्ट अटैक पढ़ा, क्योंकि हार्ट अटैक भी तो इसी से थे। चलो उसको छोड़ो, आगे बताऊंगा क्या हो रहा था। तो डायबिटीज में भी क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं, वो क्या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली जब इस सेल्स की वॉल से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इसको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी डिसफंक्शन हो गया। बीपी भी, हाई बीपी भी कर देती है। क्यों? क्योंकि जब बीपी के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, जब वो प्रेशर, हमने हाई बीपी में इसको समझा है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सेल से क्या कोलाइड करते हैं, तो उसको डिसफंक्शन करती है। तो ठीक है, जो ये भी डिसफंक्शन होगा तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या हो गई, प्रोन हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस तरीके से, अब इससे हार्ट अटैक वगैरह कैसे आता था, हमने बहुत अच्छे से समझा था। क्या समझा था कि ये जो हमारी आर्टरी थी, इसमें क्या हो रहा था, प्लेग बनता था, ये यहां पर तो प्लेग है, आगे चल के ये टूटेगा, कैसे टूटेगा सर, अभी आपने बहुत सिंपल फिजिक्स बताई कि प्रेशर बढ़ेगा, अगर यहाँ पर ये प्रेशर बढ़े, एरिया कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर इस पर लगेगा, तो ये कोई नॉर्मल बॉडी का पार्ट तो है नहीं कितना टाइट स्टिक है, ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या करेगा, ये आगे चल के जाएगा। अब जिस आर्टरी में चला जाए, हमने हार्ट अटैक पढ़ा था, तो हार्ट अटैक के लिए से कहां जाना पड़ेगा इस ब्लड को, कोरोनरी आर्टरी में। इसका मतलब ये था ना सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में जाता है, जहां जहां वहां चला जाए। हम कार्डियो पढ़ रहे हैं तो हम इसे कोरोनरी आर्टरी में पहुंचाएंगे, हार्ट अटैक पढ़ रहे हैं तो। अगर ये हार्ट अटैक कैसे होगा, जब ये आगे चल के ब्लड वेसल क्या, अगर सपोज करो कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच गई, और कोरोनरी आर्टरी की ब्लड वेसल क्या होती जाएंगी, नैरो होती जाएंगी, क्योंकि वो ब्रांचेस में डिवाइड होती जा रही है, तो साइज छोटे होते जाएंगे, और ये यहां से टूट कर आगे जाके फंस जाए कहीं पर, तो ब्लड को ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो अगर ये पर्टिकुलर हार्ट को सप्लाई करती है तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। यही हमने पढ़ा हुआ था, जब हमने हार्ट अटैक पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था पूरा, यही मैकेनिज्म। ठीक है, अगर ये हार्ट की वेसल ना होकर, हार्ट की आर्टरी ना होकर कैरोटिड आर्टरी हो तो कोरोनरी आर्टरी, तो हार्ट अटैक, कैरोटिड आर्टरी तो स्ट्रोक, कैरोटिड आर्टरी कहां सप्लाई करती है, ब्रेन को, तो स्ट्रोक, रेनल आर्टरी हो तो किडनी फेलियर, स्प्लीन की आर्टरी हो तो स्प्लीन फेलियर, लीवर की आर्टरी हो तो हिपैटो। भाई जिधर की आर्टरी होगी ना, सीधी सी बात है, जो आर्टरी अफेक्ट होगी वो पर्टिकुलर जहां ब्लड सप्लाई करती है वहां ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, इफेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिक बात है, समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो लेखक क्या, मैं यही, मैं इतनी देर से आपको रामायण समझा रहा था कि कैरेक्टराइज बाय एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, सबसे पहले एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होना ही पड़ेगा, है ना, सेल्स को वहां डिस्फंक्शन होना ही पड़ेगा, तभी वो मौका देंगे उसको अटैच होने का, वरना सेल्स उसको जैसे अटैच होंगे निकाल देगा, चलो आगे बढ़ो।
तो ठीक है, जब सबसे पहले एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होने के बाद क्या होगा, ये पहली स्टेज है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। वेस्कुलर इन्फ्लामेशन होगा, ये दूसरी स्टेज है। ये क्यों होगा अभी मैं आगे समझाता हूं। फिर तीसरी स्टेज में और होगा इन्फ्लामेशन के बाद जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो आकर वहां पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होकर क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम सब जितने भी जो ब्लड में चीज है वो सेलुलर डेब्रिस है ना, सेलुलर डेब्रिस का मतलब होता है जो सेल्स यहाँ पर मर रहे, क्या होगा मैं आगे समझा रहा हूँ, सभी आगे सब स्टेज करके समझाऊंगा, चिंता मत करो। उससे क्या होगा, विद इन द इंटीमा ऑफ वेसल वॉल, जो वेसल वॉल है उसके इंटीमा पर क्या कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, दिमाग लगाओ ना, ये नॉर्मल एक आर्टरी है, सोचना एक नॉर्मल ये आर्टरी है, ये छोड़ो एक सेकंड, ये नॉर्मल एक आर्टरी है जो स्ट्रेट है और ये एक आर्टरी है। चांसेस सबसे ज्यादा कहां बनेंगे, ये यहां पर प्लेग बनने के बनेंगे कि यहां पर बनेंगे। बहुत सिंपल दिमाग लगाना, अगर कोई भी जैसे हाई बीपी है, ग्लूकोज है, डायबिटीज है, कुछ भी है, वो जब ब्लड में ट्रेवल कर रहे हैं ना तो वो इजीली इससे नहीं टकरा पाएंगे, इसलिए इजीली इससे नहीं कोलाइड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो सीधे निकलने लग जाएंगे। मगर जिस जगह पर आर्टरी टर्न करती है, ब्रांचेस में होती है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, जिनको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर फ्लूड, जब ब्लड आएगा ना तो इजीली इससे कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करने का फिर यहां जाएगा। तो ऐसे एरिया जहां पर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं आर्टरीज के, जहां पर आर्टरी टर्न कर रही है, नैरो कर रही है, ब्रांच में डिवाइड कर रही है, उस जगह पर ये आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगी। 99% वही मिलते हैं और यहीं से फिर क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और फिर आगे चल के कहीं भी जाकर फंसकर, जहां पर आर्टरी नैरो हुई वहां पर जाकर ये फंस जाते हैं। तो हमेशा याद रखा करो, कभी भी स्ट्रेट में नहीं होता। मैं स्ट्रेट का डायग्राम बना देता हूं क्योंकि मैं बार बार इतना ऐसा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार ये डायग्राम बनाकर आपको दिखाने लग जाता हूं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। पहली स्टेज हम पढ़ेंगे फैटी स्ट्रीक का डेवलपमेंट, यानी जो हमारा स्ट्रीक, जो स्ट्रीक का मतलब होता है जिस तरीके से वहां पर जो क्लॉट, जो प्लेग बनना स्टार्ट होगा वो कैसे डेवलप करता है, यानी पहली स्टेज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट की। दूसरी स्टेज पढ़ेंगे उस प्लेग की प्रोग्रेशन की, कि जब वो एक बार डेवलप हो गया तो किस तरीके से अपने साइज को बड़ा करता है। और तीसरी स्टेज पढ़ेंगे जब वो प्लेग अपनी जगह से निकल जाए, टूट के चला जाए और दूसरी जगह पर पहुंच जाए, यानी एम्बुलस बन जाए। क्योंकि जो प्लेग जिस जगह पे होता है उसे थ्रोम्बस बोलते हैं, वो अपनी जगह से चला जाता है तो उसे एम्बुलस बोलते हैं। तो वो एम्बुलस कैसे बन जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेज पढ़ते हैं। पहली स्टेज का सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट होगा, यानी जो विदिन जब एथेरोस्क्लेरोसिस बनना है तो स्टेजेस वाइज है। पहली स्टेज क्या होगी, पहली स्टेज में सबसे पहले यही होगा कि सबसे पहले बनना पड़ेगा एंडोथेलियल को डिसफंक्शन। यानी देखो समझते चलो, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारे आर्टरी के जो सेल्स हैं, पहले इन्हीं को डिसफंक्शन होना पड़ेगा। अब मुझे बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, है ना। सेकेंडरी टू शियर स्ट्रेस मतलब कोई आर्टरी डैमेज हो गई, कुछ स्ट्रेस की वजह से, कोई भी स्ट्रेस ट्रोमा हुआ उसकी वजह से आर्टरी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, या फिर एलडीएल कंसंट्रेशन, एज है ना, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एलडीएल होता है ना, लो डेंसिटी लिपिड, वो भी कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो वो भी कोलाइड करने की वजह से इन सेल को डिसफंक्शन करने लग जाते हैं, फिर यहां पर कोलेस्ट्रॉल अटैच होने लग जाता है। स्मोकिंग समझा चुका हूं, क्योंकि निकोटीन भी क्या करते हैं, सेल को डिसफंक्शन करते हैं। डायबिटीज समझा चुका हूं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और भी लिख के आओ, हाई बीपी समझा चुका हूं, एजिंग समझा चुका हूं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, सबसे पहले एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं। यानी एंडोथेलियल मतलब जो सेल्स है उनको डिसफंक्शन करेंगे, यानी वो एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी तब तक प्लेग नहीं बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी बनना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनी, सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा सबसे पहले, वहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर जैसे सपोज करो ये हमारे क्या होगा, जस्ट अ सेकंड, ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो गया, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मली ब्लड में क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, अभी सपोज ये छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में भी नॉर्मली ट्रेवल कर रहे थे ना, कोई मतलब नहीं था, वो कोशिश करते थे कि इनसे ऐसे चिपक जाए, मगर नहीं चिपक पा रहे थे, अटैच नहीं हो पा रहे थे। मगर जैसे ही उन्हें मौका मिला, ओहो यहाँ पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, वो फटाफट यहाँ पर आकर अटैच होना होगा स्टार्ट, इस तरीके से अटैच होगा, देखो दिख रहा है इस तरीके से। तो लिपोप्रोटीन की एंट्री हुई, लिपोप्रोटीन वो ही जो एलडीएल्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह है, उनकी एंट्री होना स्टार्ट हो गई।
तो एंट्री का मतलब होता है वो पहले आए, उनका स्वागत हुआ, जैसे ही वो आए वो यहाँ पर अटैच हो गए, फिर वो अपने आप को करेंगे अब मॉडिफाई। मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है हम अपने आप को बचा, हम अपने आप को अटैच यहाँ कैसे करते, तो मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको समझना अच्छे से। क्या होता है, सबसे पहले तो लिपोप्रोटीन एंट्री करता है, मॉडिफाइड करते हैं, यानी इंटीमल एक्यूमुलेशन, जो इंटीमा है ना, इंटीमा, इस जगह पर आपका जो एलडीएल प्रोटीन है ये अटैच होना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे ही यहाँ स्टार्ट होते हैं फिर ये स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, क्या होता है मॉडिफिकेशन का मतलब? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जो एलडीएल से वो अपने आप को जो चिपक गए थे, कोलेस्ट्रॉल यहाँ अटैच हो गए, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने, ये बहुत बड़ी लाइन बोलने वाला हूं, जो एलडीएल्स होते हैं उनके अंदर होती है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब सर, जो हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो सब क्या होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं ना। एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है कि जब भी वो आएंगे तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और एंटीबॉडीज को बुलाएंगे कि आओ हमें मारो। मतलब एंटीजन बुलाते नहीं है कि हमें मारो, लेकिन एंटीजन जैसे ही आते हैं हमारे एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाते हैं और उन एंटीजन को मारने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है, एंटीजन की क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, हर बैक्टीरिया के वायरस के ऊपर कोट होती है। उसी तरीके से यही कोटिंग हमारे जो नॉर्मल एलडीएल्स है उनके, नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल है उनमें नहीं मिलती, ये उन कोलेस्ट्रॉल में, उन एलडीएल में मिलती है जो अटैच हो जाते हैं, जो चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अटैच होने के बाद मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट याद रखना। लोग नॉर्मल हम ये याद कर लेते हैं कि हमारे जो लिपोप्रोटीन्स है, जो एलडीएल है, इनमें ये प्रॉपर्टी है क्या, एंटीजेनिक। तो नॉर्मल हरा ये फिर यही बोलते हो, अरे सर ये तो नॉर्मली सबके ब्लड में है तो सबकी एंटीजेनिक हो जानी चाहिए। मैंने कि नहीं, ये जब भी मॉडिफाई करेंगे जब ये अटैच होंगे, जब ये अटैच हो जाते हैं तो इस यहां पर जो अटैच हो रहा है इन्हीं में मॉडिफिकेशन होगा। और ये मॉडिफाई करके क्या करेंगे, ये मॉडिफाई करने के बाद इनके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, वो होती है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। और बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज बॉडी में एंटीजेनिक होगी, हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो तुरंत क्या है, वो पुलिस है, वो ये चोर है, इसको सूंघेंगे, अरे भैया आ गए, तो ये फटाफट जाएंगे दौड़कर इसे मारने के लिए। लेकिन क्या इसे मार पाएंगे, ये कोई बैक्टीरिया वायरस है क्या? नहीं सर, तो कैसे मार पाएंगे? तो कुछ नहीं मारेंगे, बस यहां पर वो भी अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सोचेंगे हम इन्हें मार दें, लेकिन मार ही नहीं सकते। कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को क्या मारोगे, क्या बैक्टीरिया वायरस है? नहीं, तो फिर कुछ नहीं होता, वो भी यहाँ पर आके अटैच होना स्टार्ट हो जाते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोलेस्ट्रॉल जो ये प्लेग होता है ना, इतना बड़ा होता कैसे, इसी वजह से, वो जो कंटिन्यूसली अटैचमेंट होने लग जाती है। तो क्या होता है, ये एंटीजेनिक होते हैं, और हर एंटीजेनिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। मतलब हमारे अंदर क्या इन्फ्लामेटरी साइंस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि जब भी कोई एंटीजन है और अगर एंटीबॉडीज आएंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जब भी हमारी बॉडी में, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। सेकेंड ईयर पैथोलॉजी पढ़ के आयो कि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, इन्फ्लामेशन होता है कि नहीं होता? तभी तो देखो हमें जो बैक्टीरियास आते हैं हमारे अंदर, जब हमारे अंदर, तो हमें फीवर आता है, बुखार आता है, जो स्वेलिंग वगैरह दिखते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो इन्फ्लामेटरी साइंस होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे में थोड़ा क्या, हमें इन्फ्लामेटरी साइंस स्टार्टिंग में नजर आते हैं जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते, इसीलिए इसको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी बोलते हैं। इसलिए जब भी कोई पूछे तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हाँ इन्फ्लामेशन भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जब क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी दिखाई तो हमारे एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगे। एंटीबॉडीज कौन, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी वगैरह, वो सारे होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूट्स ल्यूकोसाइटिक रिक्वायरमेंट, वो सब दौड़ कर आएंगे, वो अपना रिक्वायरमेंट करेंगे और आकर इस कोलेस्ट्रॉल पर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आ गए हमारे डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, ये आकर इस पर अटैच होगा इस तरीके से, दिख रहा है? ये सब आकर यहां पर अटैच होने लग गए, तो ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटमेंट होने लग गया और बनता है फॉर्म सेल। इसी को फॉर्म सेल बोलते हैं कि जहां पर क्या 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 चीजें हुई हैं। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फॉर्म सेल, तो फॉर्म सेल्स का मतलब होता है, वो मैं बताऊंगा नीचे, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन अभी नीचे लिखी हुई है ना। इसी को फॉर्म सेल, अब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई, लेकिन प्रॉपर फॉर्म सेल किसको बोलते हैं वो जरा अभी नीचे देखो, विद इन सेकंड बताता हूं। यहां पर फॉर्म सेल बनना स्टार्ट हुई है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म सेल जब बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या होने लग गया, ल्यूकोसाइट रिक्वायरमेंट होने लग गया। ल्यूकोसाइट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रॉपर जो डब्ल्यूबीसीज हैं, जो प्रॉपर हमारे डब्ल्यूबीसीज है वो क्या करने लग गए, वहां पर आने लग गए। ये दिख रहा है एंटीबॉडीज या डब्ल्यूबीसीज,
ये वहां पर क्या करने लग गए, आने लग गए, ये यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो गया, रिलीज कीमो अट्रैक्टेंस। ये तो हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की रिस्पॉन्स जानते ही हैं कि क्या होता है, सबसे पहले कुछ हमारे ल्यूकोसाइट्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी पहुंचते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इन्वाइट करते हैं बाकी और अपने भैया बहन को, मोनोसाइट्स को, टी सेल्स को, बड़े बड़े सेल्स को, कि आओ आप लोग जल्दी फटाफट आओ, तब तक हम, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं इन्फ्लामेटरी, सबसे पहले कौन पहुंचता है, ल्यूकोसाइट्स। वो क्या कर देते हैं, वो एक केमिकल रिलीज कर देते हैं, बाकी सब और अपने जो उनके बड़े भैया हैं, जो कौन मोनोसाइट्स है, टी सेल्स है, बोलते हैं कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं, हम लड़ाई करते हैं। लेकिन इन केस हम मर गए तो वो क्या करता है, पहले ये केमिकल रिलीज करके चले जाते हैं, बोलते हैं इन केस हम मरते हैं तो क्या होगा, आप फटाफट सीधे आकर हमला कर दोगे, लेकिन अगर हम नहीं मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना तो हर कंडीशन में पड़ेगा, दोनों कंडीशन में आओ, आप ये वेट मत करना। तो वो क्या, वो एक केमिकल रिलीज कर जाते हैं कि आप आके, आपको मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने के लिए कि वो बैक्टीरिया वायरस कहाँ है। तो अभी ये तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस तो है नहीं, मगर लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो तो अपना नॉर्मली काम करेगा ना, उसको क्या पता, तो वो तो एंटीजन के देखिए उसकी जो नॉर्मल प्रोसेस है वही वो चलाएगा। तो क्या होगा, अब यहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे और आ जाएंगे सब, इसके भाई बहन सब आ जाएंगे, है ना, मोनोसाइट्स, टी सेल्स, इस तरीके से एक्यूमुलेशन उनका होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ओवरऑल फॉर्म सेल फॉर्मेशन। तो क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं फॉर्म, क्या इसमें होने लग जाता है, प्रोडक्शन एडिशन साइटोकाइंस, जो हमारे साइटोकाइंस है, यही साइटोकाइंस तो होते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाते हैं। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन दिखाता कौन है, यही साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस आने लग गए ना, और यही साइटोकाइंस दिखाएंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फिर हमारे बहुत सारे क्या, और कौन आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, बड़े बड़े आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, एंटीजन को इंगल्फ करना, खाना। मगर यहाँ किसको खा पाएंगे, कोई है क्या, नहीं, यहाँ पर तो एलडीएल है, तो भैया करो उन्हें इंगल्फ। वो कौन से मरेंगे, वो कौन से बैक्टीरिया है क्या आपके इंगल्फ से मर जाएंगे, करते रहो इंगल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोनोसाइट्स आते हैं, वो इंगल्फ मतलब निगलना स्टार्ट कर जाते हैं, जो एलडीएल है, जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर अटैच हुए ना उनको इंगल्फ, लेकिन उससे फायदा क्या निकलेगा, वो क्या मरेंगे क्या, कोई बैक्टीरिया वायरस है, नहीं, तो करते रहो अपना काम। तो बस इसको इसको बोलते हैं फॉर्म सेल। यानी ओवरऑल अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं, तो जो आपका यहाँ पर जो आपके ल्यूकोसाइट, जो प्रॉपर आपके जितने भी मोनोसाइट्स, टी सेल्स, जितने भी सब कुछ आ चुके हैं, है ना, जितने भी प्रॉपर अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज हैं आपके जितने भी सारे हैं, प्लस आपके जो एलडीएल वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फॉर्म सेल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके सब कुछ है, ल्यूकोसाइट्स यानी टी सेल, मोनोसाइट सब है, साइटोकाइंस भी हैं, प्लस आपके क्या है, नॉर्मली जो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट है। तो यानी यहां पर बनना स्टार्ट हो गया, ये प्रोसेस थी फैटी स्ट्रीक का डेवलपमेंट। ठीक है, जस्ट एक सेकंड में इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हुई, हमने बता दी, एलडीएल कंसर्ट स्मोकिंग सब एग्जांपल दिए, उससे क्या हुआ, लिपोप्रोटीन है, यानी वो एलडीएल चिपकना स्टार्ट करे, एंट्री हुई, और जैसे ही वो वहां पर अटैच हुए, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और वो जैसे ही मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, मॉडिफिकेशन की वजह से उनके अंदर एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, जो है ना, और वो क्या होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ही वो एंटीजेनिक होती है, हमारे बॉडी के एंटीबायोटिक्स बॉडीज है वो एक्टिवेट होते हैं, तो फटाफट सबसे पहले पहुंचते हैं ल्यूकोसाइट्स उनको मारने के लिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कीमो अट्रैक्ट छोड़ जाते हैं, फिर बहुत सारे टी मोनोसाइट, टी सेल सब आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, और क्या करते हैं, उसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं, मगर इंगल्फ करने से होगा क्या, और इन सब से मिलके फाइनली बनता है फॉर्म सेल। ठीक है तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज फॉर्म सेल, तो यहां लिख के आना प्रॉपर, है ना, कि ये टोटल जो आपके ल्यूकोसाइट्स रिक्वायरमेंट थे, प्लस जो आपका एलडीएल जो लिपोप्रोटीन है वो जो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे बोलते हैं फॉर्म सेल फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर हमारी पहली स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज कुछ नहीं होती, यही स्टेज कंटिन्यूअसली क्या है, एक बार बनना स्टार्ट हो गया ना, अब बस कुछ नहीं होता, बार बार और डब्ल्यूबीसीज आते चले जाएंगे, और डब्ल्यूबीसीज आते चले जाएंगे। तो वो क्या करते चले जाएंगे, आकर के यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली अटैच होते चले जाएंगे। अटैच हो के क्या हुआ, एक टाइम पीरियड हो जाएगा, तो एक समय के बाद ये क्या, थोड़ी सी हार्ड होने लग जाएगी, ये जो यहाँ पर एरिया है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होने लग जाएगा, थिक स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा। तो बस यही होगा, उसी को बोलते हैं प्लेग प्रोग्रेशन, बढ़ना। इंटिमा कंटिन्यूस थिकन, मतलब थिक होने लग जाता है, ये जो थिक होने लग जाता है, क्यों, एसएमसी पॉलिफिकेशन होने लग जाता है। एसएमसी का मतलब होता है